हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी डेली एडिटोरियल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग में कुछ वोकैब जो कि एडिटोरियल से होते हैं। द हिंदू एडिटोरियल से मैं सेलेक्ट करता हूँ कुछ स्पेशल वर्ड्स जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं और उनको मैं इसमें रखता हूँ। देन एडिटोरियल समरी करते हैं, 100 वर्ड्स की समरी होती है, इसको मैं स्पीड में पढ़वाता हूँ जिससे आपको स्किमिंग की हैबिट पड़ जाती है। उसके बाद करते हैं हम एडिटोरियल एनालिसिस, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और जो एग्ज़ाम में अनसीन पैसेज आते हैं उनको आप अच्छे से समझ पाते हो। देन कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस हम अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं आप लोग, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेम पैटर्न पर क्वेश्चंस होते हैं, जब आप इनको अटैम्प्ट करते हो तो आप एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे से उनको सोल्व कर सकते हो। जो ये इतने जो कॉम्प्रिहेंशन के एमसीक्यूज़ हैं ये 5 रहेंगे। उसके बाद ग्रामर के एमसीक्यूज़ होते हैं, 10 एमसीक्यूज़ होते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर होते हैं, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। तो ये बहुत सारे हो जाते हैं इस तरीके से, तो सारे टॉपिक्स को ही लगभग टच किया जाता है यहाँ पर। और इसके बाद वोकैब के एमसीक्यूज होते हैं, लगभग 4 होते हैं, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम और ईडियम फ्रेज, इन सभी पर हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं क्लोज टेस्ट में, और उसके बाद एक क्वेश्चन होता है पैराजम्बल का। तो देख रहे हो कुल मिलाकर 5, 10, 15, 4, 19, 20 और 25 क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल। तो देख रहे हो मतलब ये क्लास भी है और ये एक प्रैक्टिस सेट भी है, तो दोनों चीज़ें आपकी एक ही साथ हो रही हैं। आप क्लास भी पढ़ रहे हो और बाद में आप 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हो। यहाँ पर जो वोकैब रहती है, जो एडिटोरियल से वोकैब लेता हूँ मैं, यहाँ पर तो बहुत शॉर्ट में उसको पढ़ाता हूँ जिससे कि बस उसका मीनिंग समझ में आ जाए कि क्या मीनिंग है। 10 बजे द हिंदू डेली वोकैब करके एक स्पेशल वोकैब की क्लास चलती है, उसमें इन सभी को डिटेल में पढ़ते हैं। उसके अलावा उसमें एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, सारा कुछ उसमें कवर होता है। तो वो बहुत स्पेशल क्लास है, पूरे यूट्यूब पर बेस्ट क्लास है वो वोकैब की। और उसमें साथ में ना 25 क्वेश्चन के आसपास उसमें प्रैक्टिस भी कराता हूँ। तो 25 क्वेश्चन आप वोकैब की प्रैक्टिस करते हो और 25 क्वेश्चन इस वाली क्लास में प्रैक्टिस करते हो, तो मतलब आप डेली 50 क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। तो आप सोचो अगर कुछ महीने भी आपने अगर इसको फॉलो किया तो आपका इंग्लिश का लेवल कहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो अब ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है, दोनों अपने आप में क्लास भी हैं और प्रैक्टिस सेट भी हैं। बेनिफिशरीज बता देता हूँ उसके कौन रहेंगे। जितने भी एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर स्टेनो, या कोई भी ऐसा एसएससी का एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आ रहा है, तो उसके लिए बेनिफिशियल रहता है ये क्लास। उसके अलावा बैंक वाले बच्चे जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए या फिर सीडीएस, और यूपीएससी एस्पिरेंट्स, इन सभी के लिए बेनिफिशियल रहती है क्लास। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो एडिटोरियल वैसे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो अब कुल मिलाकर 3 क्लासेस हो गई हमारी। पहली क्लास तो एडिटोरियल की हो गई, ठीक है, जिसमें आपका रीडिंग और ग्रामर पार्ट कवर हो जाएगा। दूसरी क्लास हो गई हमारी वोकैब की, ठीक है, स्पेशल वोकैब की क्लास हो गई, तो उसमें आपका वोकैब कवर हो जाएगा। तीसरी क्लास शुरुआत करिए अभी, 5000 बेसिक एटॉमिक वर्ड्स, ठीक है, बेसिक एटॉमिक वर्ड से शुरुआत करी है। उसमें ना 5000 के आसपास मैं वर्ड्स कवर करवाऊंगा, और वो एंटोनियम और सिनोनियम मिलकर 35,000 वर्ड्स होंगे। तो मतलब देख रहे हो वो कैब की कंप्लीट मास्टरी हो जाएगी। ये 35,000 वर्ड जिस दिन आपने सीख लिए आप कंप्लीट मास्टरी कर जाओगे। और चौथी एक ग्रामर की भी सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है, एक अभी ग्रामर की सीरीज शुरू करेंगे। और साथ ही जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम पास आएंगे तो प्रैक्टिस सेट भी ले आएंगे। तो भाई बहुत कुछ हो रहा है। चलिए आप देख लो कितना सारा कुछ है। अगर आपको रीडिंग या ग्रामर की दिक्कत है तो आप एडिटोरियल वाली क्लास लगाओ। अगर आपको वोकैब की दिक्कत है, एग्ज़ाम में आप वोकैब सॉल्व नहीं कर पाते, आप स्पेशल वोकैब वाली द हिंदू डेली वोकैब वाली क्लास लगाओ। अगर आपका बेस कमज़ोर है, आपका बेसिक्स कमज़ोर हैं, तो आप ये 5000 वाली क्लास लगाओ। इसमें बेसिक भी रहता है और मॉडरेट एडवांस सारे लेवल इसमें टच करते हैं हम। ये तो कंप्लीट मास्टरी है भाई, ठीक है। तो ये लगाओ। अगर आपका सब कुछ सभी कुछ कमज़ोर है, आपकी पूरी इंग्लिश ही कमज़ोर है, फिर आप तीनों क्लासेस डेली लगाओ, डेली बेसिस पर, और देखो कुछ महीनों में कैसे ड्रामेटिकली चीज़ें बदल जाएंगी। ऑलराइट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नहीं है तो। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। इंपॉर्टेंट वर्ड्स। पहला वर्ड है डिक्टेट, टू कमांड और ऑर्डर। कमांड करना या फिर ऑर्डर करना किसी चीज़ को, वही तो होता है डिक्टेट, तानाशाही करना, हुक्म देना। तो आदेश देना या फिर हुक्म चलाना। डोमेन, डोमेन तो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ कंट्रोल और नॉलेज, किसी भी चीज़ का क्षेत्र है, क्षेत्र या फिर अधिकार क्षेत्र, उसी को बोल देते हैं डोमेन। कैप्चर, टू टू कैच और टेक कंट्रोल, किसी चीज़ को पकड़ लेना या कब्जा कर लेना, वही तो होता है कैप्चर करना। फार साइटेड, फार होता है दूर और साइट होता है विजन,
तो दूर तक आप कोई देख पाता है। वाइज, वाइज फॉर द फ्यूचर, वाइज कह लो या विजन कह लो, विजन कह लो इसको, विजन फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर का विजन हो रहा है किसी का, तो वही होता है फार साइटेड, दूरदर्शी या फिर भविष्य देखने वाला। अगला वर्ड है डोमिनेशन, फुल कंट्रोल ओवर अदर्स, दूसरों पर अगर पूरा कंट्रोल है किसी का तो वो क्या है, डोमिनेशन है, डोमिनेट कर रहा है वो, तो वर्चस्व या फिर दबदबा, तो दबदबा वही होता है डोमिनेशन। देखो यहाँ पर जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं ना हम, यहाँ पर केवल उसका एक मीनिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये एडिटोरियल में आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ अच्छा ये मीनिंग हमको पता है। लेकिन जब इसको स्पेशल वोकैब में पढ़ाऊंगा मैं, तब इनको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, इनके एंटोनियम्स भी पढ़ाऊंगा, इनके सिनोनिम्स भी पढ़ाऊंगा, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये, और उसके अलावा उसका सेंटेंस यूज़ कि भाई इसको यूज़ कैसे करते हैं, एप्लीकेशन क्या है इसकी, कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो सारा कुछ वहाँ पर पढ़ते हैं डिटेल में। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है स्ट्रीक, अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का कंटिन्यूस पीरियड है कि भाई चल ही रहा है वो, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीक। तो लहर होना या फिर सिलसिला, उसी को बोलते हैं स्ट्रीक। अगला वर्ड है एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस क्या होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विशेज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं, तो उनको बोलते हैं ना एस्पिरेशंस, या फिर आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गोल्स हैं, तो वही ये इच्छाएं वगैरह को बोल देते हैं एस्पिरेशंस। सिसलूनर, अगला वर्ड है सिसलूनर, स्पेस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सिसलूनर, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का क्षेत्र। अगला वर्ड है एग्जाजरबेट, टू मेक वर्स, किसी चीज़ को बिगाड़ना या फिर और ख़राब करना, उसको बोलते हैं एग्जाजरबेट करना, और ज़्यादा वर्स कर देना। अगला वर्ड है स्टंटेड, स्टॉप्ड फ्रॉम ग्रोइंग, रुका हुआ है कोई चीज़, अवरुद्ध है ना, किसी चीज़ की ग्रोथ अगर रुक गई है तो क्या है वो स्टंटेड है। अगला वर्ड है फ्रेगमेंट, स्मॉल ब्रोकन पीस, टुकड़ा है किसी चीज़ का टूटा हुआ या हिस्सा है, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट। अगला वर्ड है रेकलेस, रेकलेस तो केयरलेस को बोलते हैं ना, केयरलेस है, काफ़ी ज़्यादा लापरवाही से कोई काम कर रहा है तो क्या रेकलेस है वो। प्रोएक्टिव, देखो प्रो मतलब पहले, एक्टिव पहले से ही अगर कोई चीज़ एक्टिव है, पहले से तैयार है, तो उसको बोलते हैं ना प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए ना चीज़ों को लेकर, टेकिंग एक्शन अर्ली, पहले ही एक्शन ले रखे हैं, तो क्या है, कोई जैसे कोई भी ट्रेजिडी होगी, जैसे कोई भी घटना घट सकती है या कुछ भी एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होने की खतरा है, तो उसको पहले ही प्रोएक्टिव अप्रोच से सोल्व करा जाना चाहिए, पहले से हमको तैयार रहना चाहिए। डिफाई, डिफाई क्या होता है, टू रिफ्यूज़ टू ओबे, अवहेलना करना, चुनौती देना, किसी चीज़ को खारिज कर देना, उसको ही तो बोलते हैं डिफाई करना, रिफ्यूज़ कर देना किसी चीज़ को कि भाई इसकी ओबे नहीं करेंगे, आज्ञा, इसकी आज्ञा नहीं मानेंगे। एंडेंजरिंग, एंडेंजरिंग क्या है, पुटिंग इन डेंजर, खतरे में डालने को बोलते हैं एंडेंजरिंग, जोखिम में डालना, तो एंडेंजरिंग वही हो गया ना कि खतरे में डाल रहे हो आप किसी को, डेंजर में डाल रहे हो, तो क्या एंडेंजरिंग हो गया। एनविएबल, एनविएबल क्या, वर्थ वांटिंग, ईर्ष्या योग्य है कोई चीज़, एनवी से बना ना, ये ENVY, एनवी से बना एनवीएबल, तो क्या है, कोई चीज़ अगर ईर्ष्या करने लायक है, एनवी करने लायक है, तो वो क्या है, एनवीएबल है। वर्थ वांटिंग मतलब ललचाने वाली है कोई चीज़। अगला वर्ड है एडिफाइस, लार्ज बिल्डिंग और सिस्टम को बोलते हैं एडिफाइस, तो भव्य इमारत है, ढांचा है ना, तो वही हो जाता है एडिफाइस, बड़ी सी एक बिल्डिंग। पेरिलस, वेरी डेंजरस, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है कोई चीज़, पेरिल से बना है ये, पेरिल, पेरिल होता है क्या, खतरा, तो पेरिलस क्या हो गया, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़, वेरी डेंजरस, खतरनाक या फिर जोखिम भरा। अगला वर्ड है टेन्योर, टाइम इन पोजीशन, टेन्योर क्या है, एक कार्यकाल को बोल देते हैं ना, एक अवधि है कि भाई जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कितने साल के लिए रहता है, या मुख्यमंत्री कोई भी रहते हैं ना ये, तो कितने साल के लिए, 5 साल के रहते हैं, तो 5 साल क्या है उनका टेन्योर है। हेल्म्स पर्सन, लीडर को बोलते हैं या फिर जो कंट्रोल में उसको बोलते हैं हेल्म्स पर्सन, नेता या फिर नियंत्रण में रहने वाला लीडर होता है वो, तो हेल्म्स पर्सन हो गया। रेटोरिक, इम्प्रेसिव बट एम्प्टी स्पीच, देखो इम्प्रेसिव तो है लेकिन क्या है, खाली है एकदम, दिखावटी का भाषण है, शब्द जाल है, बस आपको लुभाने के लिए बोला गया है, उसके अंदर कोई ऐसा दैट डज नॉट होल्ड वाटर, उसमें कोई ऐसे भारीपन नहीं है, एम्प्टी है एकदम स्पीच। प्रोविंशियलिज्म, नैरो थिंकिंग को बोलते हैं प्रोविंशियलिज्म, सांप्रदायिक सोच है, संकीर्णता है, उसको बोलते हैं प्रोविंशियलिज्म। इम्परेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट है अगर कोई चीज़ तो इम्परेटिव है, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वो होता है इम्परेटिव। बहुत सारे वर्ड्स हैं यार, आज बड़ा मज़ेदार है, आज का एडिटोरियल है, काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स मिल गए इसमें आज। अगला है यूनिलेटरल, डन बाय वन साइड ओनली, यूनिलेटरल का यूनि क्या होता है, सिंगलर, और लेटरल तो जो काम एक तरफा हो रहा है तो उसको बोलते हैं यूनिलेटरल। डन बाय वन साइड ओनली, एक ही तरफ से करा गया है, उसमें दूसरी पार्टी शामिल नहीं है। अगला वर्ड है ऑल टुगेदर,
कम्प्लीटली या फिर फुल्ली। ऑल टुगेदर का मतलब क्या, पूरी तरीके से, टोटल, एकदम, फुल्ली, कम्प्लीटली। चलिए वो तो कंप्लीट हो गए हैं वर्ड्स। अब देखते हैं हम एडिटोरियल की समरी, और ये 100 वर्ड्स में समरी रहती है। देखो यहाँ पर ना बहुत फास्ट रीडिंग करूँगा मैं, उससे क्या होगा, जब आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है ना, तब आपको चीज़ों को पढ़ना और टैकल करना आ जाएगा कि भाई कम टाइम में कैसे एकदम से पढ़कर और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। Firefly Aerospace became the first private company to land a robotic lander on the moon on March 2। Firefly का स्पेस एरोस्पेस है, वो पहला प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने लैंड करा है रोबोटिक लैंडर को मून पर मार्च 2 को। फॉलोइंग दिस, इसके बाद नासाज एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर, जो नासा का एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर है, जेनेट पेट्रो, स्टेटेड दैट, उसने क्या कहा कि अमेरिका मस्ट डोमिनेट स्पेस, अमेरिका को स्पेस को डोमिनेट करना चाहिए, पर्टिकुलरली द मून को। दिस स्टांस, ये जो उनका स्टांस है अकिन टू ट्रम्प्स लीडरशिप स्टाइल, ट्रम्प के स्टाइल के जैसा ही है, ब्लर्स द लाइन बिटवीन लीडरशिप एंड द डोमिनेंस। तो ये क्या है, ये मतलब धुंधला कर दे रहा है चीज़ों को, कोई पता नहीं चल रहा है कि ये लीडरशिप कर रहे हैं या फिर डोमिनेंस कर रहे हैं, कब्जा करना चाह रहे हैं। रेजिंग कंसर्न्स, चिंताएं खड़ी होती हैं अबाउट अमेरिकन स्पेस पॉलिसी, जो अमेरिका की स्पेस पॉलिसी है उस पर चिंताएं खड़ी होती हैं। द मून एंड सिसल्यूनर स्पेस आर ग्लोबल कॉमन, भाई जो मून का और सिसल्यूनर स्पेस है, जो अर्थ और मून के बीच का जो स्पेस है वो क्या है, ग्लोबल कॉमन से सभी के लिए है। या यूएस रेगुलेटरी गैप्स एंड अग्रेसिव रिटोरिक थ्रेटन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और ये जो यूएस का जो गैप है ना, ये जो यूएस की रेगुलेटरी पॉलिसी है, गैप और अग्रेसिव रिटोरिक थ्रेटन, इसने क्या थ्रेटन कर दिया है, क्या खतरे में डाल दिया है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को। विदाउट चेक, बिना चेक के नासा रिस्क अंडरमाइनिंग डेकेड्स ऑफ कोलैबोरेटिव स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो अब क्या है, बिना चेक करे नासा ने क्या कर दिया है, अंडरमाइन कर दिया, कम कर दिया डेकेड्स ऑफ कोलैबोरेटिव स्पेस एक्सप्लोरेशन। जो स्पेस में एक्सप्लोर कर रही थी पूरी दुनिया, तो वो कोलैबोरेशन के साथ हो रही थी, उस चीज़ को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अदर स्पेस एजेंसी, जो दूसरी स्पेस एजेंसीज हैं इंक्लूडिंग इसरो जो इंडिया की है, मस्ट यूनाइट टू प्रिवेंट यूनाइटेड यूएस एक्शंस दैट कुड डिसरप्ट ग्लोबल स्पेस एफर्ट्स। तो उनको यूनाइट करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए कि यूएस का जो यूनिलेटरल एक्शंस हो रहे हैं, इससे क्या हो सकता है, डिसरप्ट हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं चीज़ें ग्लोबल स्पेस एफर्ट्स पर। 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट लगा, सारा कुछ पढ़ लिया। अब अगर इसमें क्वेश्चंस आएंगे, आपको पता रहेगा कि भाई पैसेज में क्या चीज़ें थी, कि भाई ठीक है पैसेज जो है अमेरिका के बारे में था, वहाँ की जो स्पेस पॉलिसी है उसके बारे में था। आप आसानी से टैकल कर सकते हो। मतलब आप सीधा आँख बंद करके तुक्के मारो, उससे अच्छा है कि आप स्पीड रीडिंग सीख जाओ, स्पीड में रीडिंग करो 3-4 मिनट में, और फिर फाइनली आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है जी, चलिए आप शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। डिटेल में पढ़ेंगे इसको और धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगेंस्ट डोमिनेशन, टाइटल है अगेंस्ट डोमिनेशन। डोमिनेशन मतलब कब्जा या दबदबा, दबदबे के खिलाफ। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा ही रहेगा सदा। अगेंस्ट डोमिनेशन ऑन द यूएस एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पेस प्रोग्राम्स। ऑन द यूएस, जो यूएस का जो एटीट्यूड है ना टुवर्ड्स स्पेस प्रोग्राम, उसके बारे में बात करेगा कि यूएस क्या करना चाह रहा है, डोमिनेट करना चाह रहा है, दबदबा बनाना चाह रहा है स्पेस में भी, तो उसके ऊपर है, उसके अगेंस्ट आर्टिकल लिखा गया है ये। द यूएस इज सीकिंग टू डिक्टेट द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन स्पेस। यूएस क्या देख रहा है, किस तरीके से चीज़ों को करना चाह रहा है, कि वो डिक्टेट करना चाह रहा है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन स्पेस, कि एंगेजमेंट जो है ना उसका, यूएस का जो एंगेजमेंट है स्पेस में, उसको अकेले बल पर करना चाह रहा है, वहाँ पर कब्जा करना चाह रहा है कि मैं डोमिनेट करूँ, मैं करूँ, मैं तय करूँ चीज़ें कैसे होंगी। जस्ट एज फायरफ्लाई एरोस्पेस became the first private entity to soft land a robotic lander on the moon on March 2, NASA acting administrator Janet Petro said, "The way that we keep America first is by dominating in all the domains of space." Just as Firefly Aerospace became, देखो अभी क्या है, फायरफ्लाई एरोस्पेस है ना, ये कहाँ पर पहला प्राइवेट एंटिटी बन गया जिसने सॉफ्ट लैंड करी है रोबोटिक लैंडर की, कहाँ पर, मून पर, ऑन मार्च 2 को इन्होंने एक अपना एरोस्पेस का प्राइवेट एंटिटी उतार दी। ठीक है, रोबोटिक लैंडर था वो, मून पर इन्होंने उतार दिया। नासा के जो एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जेनेट पेट्रो उनका नाम है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है द वे दैट वी कीप अमेरिका फर्स्ट, कि जिस तरीके से हम अमेरिका को पहले रखते हैं, है ना, हर चीज़ में हम अमेरिका के बारे में पहले सोचते हैं, इज़ बाई डोमिनेटिंग इन ऑल द डोमेन्स ऑफ स्पेस, कि अब हम जो स्पेस के जितने भी डोमेन्स हैं, जितना भी एरिया है स्पेस का, उसमें हम डोमिनेट करेंगे। एंड द डोमेन, और डोमेन के बारे में फिर कहा, वी आर गोइंग टू कैप्चर, और हम सारी चीज़ों को कैप्चर करने जा रहे हैं, इज़ गोइंग टू बी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, जो मून की सरफेस है, मून की जो सतह है, वहाँ पर हम कब्जा करने जा रहे हैं, एंड अराउंड द मून, और उसके आसपास भी, तो हम क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे और कैप्चर करेंगे। द कमेंट वॉज ऑब्जेक्शनेबल इन इट्स एजेंस, और ये जो कमेंट थी ये काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद थी, काफ़ी ज़्यादा इस पर ऑब्जेक्शन उठने तय थे।
बट ऑल्सो कैरीज अ लेसन फॉर द रेस्ट ऑफ द स्पेस फेयरिंग वर्ल्ड। और ये एक लेसन भी था इसके अंदर, किसके लिए, जितना भी बचा हुआ स्पेस फेयरिंग वर्ल्ड है, जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज स्पेस फेयरिंग में इन्वॉल्व हैं, उन सब के लिए एक लेसन था ये। द यूएस स्पेस प्रोग्राम रिमेन्स द वेल्थिएस्ट एंड मोस्ट फार साइटेड इन मॉडर्न हिस्ट्री। यूएस का जो स्पेस प्रोग्राम रहा है वो हमेशा से वेल्थिएस्ट रहा है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर खर्च होता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनकी वहाँ पर रहती है, एंड मोस्ट फार साइटेड इन मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक इतिहास में फार साइटेड रहा है, दूरगामी इनकी सोच रही हैं चीज़ों को लेकर स्पेस के रिसर्च वगैरह में। बट लाइक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, शी सीम्स टू हैव लॉस्ट साइट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड डोमिनेशन। बट लाइक यूएस डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरह शी सीम्स, अब देखो ये शी डोनाल्ड ट्रंप के लिए थोड़ी ना है, ये किसके लिए आ रहा है, जो इनके नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर अभी पेत्रो के बारे में आया था ना, क्या नाम था इनका, जेनेट पेत्रो, तो इनके लिए आ रहा है। शी सीम्स टू हैव लॉस्ट साइट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड डोमिनेशन। ऐसा दिखता है कि उन्होंने ना, उनका विज़न ही खराब है, और ऐसा दिखता है कि उन्होंने लीडरशिप और डोमिनेशन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी ये भूल गई हैं। भाई लीडरशिप अलग चीज़ होती है, डोमिनेशन अलग चीज़ होती है, तो ये डोमिनेशन की तरफ जा रहे हैं, हर चीज़ को कैप्चर करने की ये सोच रही हैं। ऐसी इनकी सोच नज़र आती है, आजकल डोनाल्ड ट्रंप की भी वही सोच है और इनके एडमिनिस्ट्रेटर की भी। Just as the conduct of Mr. Trump and the US Vice President at the White House meeting with the Ukrainian President clarified the US self-serving priorities। अब देखो, जस्ट एज द कंडक्ट ऑफ मिस्टर ट्रम्प, अभी मैंने कल परसों में पढ़ाया था ना एक एडिटोरियल जिसमें ट्रम्प की और जेलेंस्की की बारे में उसके झगड़ा हो गया था बीच में व्हाइट हाउस में। तो जस्ट एज द कंडक्ट ऑफ मिस्टर ट्रम्प एंड द यूएस वाइस प्रेसिडेंट एट द व्हाइट हाउस मीटिंग विद द यूक्रेन प्रेसिडेंट क्लैरिफाइड। और उससे क्या क्लैरिफाई होता है कि भैया यूएस की जो सेल्फ सर्विंग प्रायोरिटीज़ हैं, यूएस आजकल किस दौर पर है, अमेरिका फर्स्ट वाली क्या पॉलिसी है इनकी, कि ये सेल्फ सर्विंग है, खुद के ही बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल ये। सो टू डज मिस पेत्रोस कमेंट रिवील आर नेकेडली अग्रेसिव स्ट्रीक इन अमेरिकन पॉलिसी। और वैसा ही मिस पेत्रो का जो कमेंट है वो भी वैसा ही दिखता है, वो भी नेकेडली अग्रेसिव है, एकदम काफ़ी ज़्यादा आक्रामक नज़र आता है स्ट्रीक इन अमेरिका पॉलिसी। और अमेरिका पॉलिसी की स्ट्रीक ही है, लगातार चली रही हैं चीज़ें, उसी तरीके से इन्होंने भी आगे बढ़ाई बातों को। इन दिस केस, इस केस में भी what the US sees as its rightful place in humankind's aspirations about space। और क्या है इसमें, यूएस को क्या दिखता है, राइटफुल प्लेस दिखता है इन ह्यूमन काइंड्स एस्पिरेशन अबाउट स्पेस, क्योंकि ह्यूमन काइंड, पूरी ह्यूमन काइंड ही, सारे देश एस्पिरेशंस रखते हैं स्पेस में, और ये चाह रहे हैं कि भैया हम डोमिनेट करें। द मून एंड सिसलूनर स्पेस, मून का और सिसलूनर जो स्पेस है, मून का क्या हो गया, मून का जो पूरा एरिया हो गया, और सिसलूनर स्पेस क्या है, जो अर्थ से मून के बीच में जो स्पेस है उस वाले स्पेस को बोल रहे हैं। तो मून एंड द सिसलूनर स्पेस एंड द मटेरियल एंड इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू एक्सेस देम। और मटेरियल और इंटेलेक्चुअल जो रिसोर्सेज हैं, जितने संसाधन हैं, उनमें क्या ज़रूरत है कि उनको एक्सेस करा जाए, आर पार्ट ऑफ द ग्रेट कॉमन्स। और ये क्या है, ग्रेट कॉमन्स क्या हो गया, मतलब पूरी दुनिया का, जो सभी के लिए कॉमन रहे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये पूरी दुनिया के लिए का पार्ट है, एंड दे आर ऑलरेडी सफरिंग द इफेक्ट्स ऑफ अ ग्रोइंग टाइड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। और इनको क्या है, ये ऑलरेडी सफ़र कर रही हैं, कैसे इफेक्ट से, कि जो ग्रोइंग टाइड है ना प्रोटेक्शनिज्म का, कि भाई वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में क्या है, चीज़ों को बचाने की कोशिश हो रही है उसमें, तो फिर वो प्रोटेक्शनिज्म का वर्ल्ड वाइड है। लेकिन ये अमेरिका खुद कब्जा करना चाह रहा है, तो वो चीज़ें गलत हैं। एग्जाजरबेटेड बाय गैप्स बिटवीन द इवोल्यूशन ऑफ लॉ एंड द पेस ऑफ इनोवेशन। तो क्या चीज़ें और बिगड़ रही हैं इवोल्यूशन ऑफ लॉ से, और स्पेस ऑफ इनोवेशन, जो जितने इनोवेशन ज़्यादा हो रहे हैं, जितना स्पीड बढ़ रही है, उससे भी चीज़ें बिगड़ रही हैं। रेगुलेटरी क्लैरिटी इज़ इमर्जिंग वेरी स्लोली एंड इज़ ऑफन स्टंटेड। जो रेगुलेटरी क्लैरिटी है कि भाई रेगुलेट कैसे करी जाएंगी चीज़ें, है ना, उसकी जो क्लैरिटी है, उसकी जो एकदम स्पष्टता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इमर्जिंग कर रही है वेरी स्लोली, बहुत धीरे बढ़ रही है, एंड इज़ ऑफन स्टंटेड। और ज़्यादातर क्या हो रहा है, वो स्टंटेड हो रहा है, मतलब क्या, वो उसकी ग्रोथ रुक जा रही है। द यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA रिसेंटली सेड दैट, उसने अभी हाल फिलहाल में FAA ने क्या कहा है, दैट इट कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रैगमेंट्स ऑफ ए SpaceX रॉकेट दैट फेल ओवर पोलैंड बिकॉज द FAA लॉस्ट ओवरसाइट वंस SpaceX हैड लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इट। कह रहे कि जो यूएस का फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, रिसेंटली उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि इट कैन नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, कि उसको ना जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, फॉर द फ्रेगमेंट्स ऑफ ए SpaceX रॉकेट, जो SpaceX रॉकेट था ना, उसके जो फ्रेगमेंट्स, उसके जो टुकड़े गिर गए थे, दैट फेल ओवर पोलैंड। तो कह रहे कि हमारे SpaceX क्या है,
अमेरिका की कंपनी है, उसका एक रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया और वो क्रैश कर गया और टूट कर वो पोलैंड में गिर गया। तो पोलैंड में जब उसके टुकड़े गिरे, कह रहे हम इसके लिए जिम्मेदार ही नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है? क्योंकि द FAA लॉस्ट ओवरसाइट वंस स्पेस एक्स हैड लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इट। कह रहे कि FAA ने ना उसकी ओवरसाइट, उसको चीज़ें दिखनी बंद हो गई थी वंस स्पेस एक्स हैड लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इट। जैसे ही स्पेस एक्स ने लॉस्ट करा उसका कंट्रोल, जैसे ही नियंत्रण उसने खोया, तो FAA कह रहा कि हमको ना चीज़ें दिखनी बंद हो गई थी, तो अब हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। गिवन, अरे आप ही लॉन्च कर रहे हो, आप ही रेगुलेट कर रहे हो चीज़ों को, तो आप जिम्मेदार कैसे नहीं हो यार? गिवन द बेंट ऑफ द FAA's एंड मिस पेत्रोस स्टेटमेंट। अगर इन चीज़ों को देखो, FAA का जो स्टेटमेंट रहा और मिस पेत्रो का जो स्टेटमेंट है कब्जे वाला, अगर इन दोनों को देखो, देर इज़ नो रीज़न दीज कॉमन्स विल एस्केप द US रेकलेस विजन ऑफ डोमिनेशन विदाउट प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग। कोई रीज़न नहीं है कि ये जो कॉमन चीज़ें हैं विल एस्केप, कि ये चीज़ें ख़त्म होंगी और US का जो रेकलेस विजन है ऑफ डोमिनेशन विदाउट प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग, तो ये साफ नज़र आता है। In the absence of the ability to defy its government orders. In the absence of ability to defy its government orders, NASA's position risks endangering international cooperation. In the absence of ability मतलब क्या है? नासा के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं उनको खारिज कर पाए। तो नासा की जो पोजीशन है उससे क्या रिस्क होता है? रिस्क एंडेंजरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। जो पूरे इंटरनेशनल कोऑपरेशन था, सारी जो जो कंट्रीज़ हैं जो इन्वॉल्व हैं स्पेस के रिसर्च में, उनका जो आपस में कोऑपरेशन चल रहा था वो एंडेंजरिंग है, वो खतरे में है आज। एन एनविएबल एडिफिस assembled over decades in the face of an expensive, perilous, time-consuming affairs in space flight, often with NASA input। और क्या है assembled? जो कि एनविएबल एडिफिस था, काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करी थी हमने, एनविएबल था जिससे एनवी कर सकते थे। असेंबल्ड ओवर डेकेड्स, और क्या है? ये दशकों में बनी थी ये चीज़ें, दशकों में कोऑपरेशन हुआ था, सारे देश एक साथ काम कर पा रहे थे। इन द फेस ऑफ एन एक्सपेंसिव, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई हैं चीज़ें, पेरिलस, खतरनाक भी थे, टाइम कंज्यूमिंग अफेयर है इन स्पेस फ्लाइट में, और ऑफन विद द नासा इनपुट, और नासा के भी जो इनपुट जो नासा ने दे रखे थे। Irrespective of Miss Petro's tenure at NASA, her words indicate that the helmsperson is not beyond being expected to further Mr. Trump's inflammatory rhetoric, if not agenda, in space and as well as on the ground. Irrespective of Miss Petro's tenure at NASA, NASA का जो मिस पेत्रो का टेन्योर है, इसके बावजूद हर वर्ड्स इंडिकेट दैट, उसके वर्ड्स से क्या साबित होता है कि जो हेल्म पर्सन है ना, इज़ नॉट बीइंग एक्सपेक्टेड टू फर्दर। हेल्म पर्सन ये खुद को बोल रहे हैं इसके लिए कि ये जो है मिस पेत्रो इज़ नॉट बीइंग एक्सपेक्टेड टू फर्दर मिस्टर ट्रम्प्स इन्फ्लेमेटरी रेटोरिक। मिस्टर ट्रम्प की जो भड़काऊ चीज़ें हैं, है ना, वो भड़काऊ उसकी जो स्पीचेस हैं, तो उनसे कुछ अलग नहीं है, वही चीज़ें इसमें भी दरसती हैं। अगर अगर ये एजेंडा नहीं है, इफ़ नॉट एजेंडा इन स्पेस एज वेल एज ऑन द ग्राउंड, स्पेस में भी और ग्राउंड में भी अगर एजेंडा भी नहीं है इनका, तब भी चीज़ें जो भड़काऊ हैं, जो चीज़ें रेटोरिक हैं, तो वो उनकी बातों से भी दिखाई देती हैं। द कोऑपरेशन मस्ट रेजिस्ट दिस, जो कोऑपरेशन है, जो वर्ल्ड का कोऑपरेशन है, सारी कंट्रीज़ हैं, उनको क्या रेजिस्ट करना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। गिवन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर कोऑपरेटिव एफर्ट्स सच एज द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज विच डिमांड इंटरनेशनलिज्म ओवर प्रोविंशियलिज्म, it is imperative that national and supranational space bodies, including the Indian Space Research Organization (ISRO), come together to cultivate mechanism to resist unilateral action in space, if not prevent it altogether। कह रहे कि जो कॉपरेशन है ना, गिवन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एटीट्यूड, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जो एटीट्यूड है उनको देखते हुए, टुवर्ड्स अदर कोऑपरेटिव एफर्ट्स, जो दूसरे कोऑपरेटिव एफर्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, तो उसमें क्या पूरा दुनिया एक साथ लड़ रही है। विच डिमांड इंटरनेशनलिज्म, और उसमें किस चीज़ की ज़रूरत है भाई? उसमें इंटरनेशनलिज्म की ज़रूरत है, पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें होनी चाहिए। ओवर प्रोविंशियलिज्म, ना कि एक ही, मतलब प्रोविंशियलिज्म मतलब कि एक ही कंट्री या फिर एक ही रीजन उसमें पार्टिसिपेट ना करे, पूरा विश्व उसमें पार्टिसिपेट करे। इट इज़ इम्परेटिव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट नेशनल एंड सुपर नेशनल स्पेस बॉडीज, नेशनल और सुपर नेशनल जो बॉडीज़ हैं, जिसमें इसरो भी आ जाता है, कम टुगेदर, एक साथ आएँ और कल्टीवेट करें मैकेनिज्म को टू रेजिस्ट यूनिलेटरल एक्शन इन स्पेस, और रेजिस्ट करें, चीज़ों के खिलाफ खड़े हों कि कोई भी यूनिलेटरल एक्शन
स्पेस में नहीं होना चाहिए। इफ़ नॉट प्रिवेंट इट ऑल टुगेदर, अगर एक साथ कंप्लीटली भी आप इसको प्रिवेंट नहीं कर पाए तो कम से कम इतना तो करें कि यूनिलैटरल एक्शन जो स्पेस में हो रहे हैं, जो करना चाह रहा है ये अमेरिका, उसको तो आप रेजिस्ट करो। तो सारी बॉडीज़, जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, इसरो है और भी अलग अलग कंट्रीज़ की हैं, तो उन सबको साथ आना चाहिए और इस चीज़ को रेजिस्ट करना चाहिए, अपोज करना चाहिए। चलिए भाई, एडिटोरियल तो कंप्लीट हो गया है, अब करते हैं कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज़। पहला है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ फायरफ्लाई एरोस्पेस अचीवमेंट। सिग्निफिकेंस क्या थी फायरफ्लाई एरोस्पेस अचीवमेंट की? इट बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू माइन रिसोर्सेज फ्रॉम द मून। अब देखो, आपको जितने भी आंसर देने हैं, अभी तक जितना आपने एडिटोरियल में पढ़ा है, केवल उसके बेस पर देने हैं। फालतू का अपना दिमाग नहीं लगाना, नॉलेज को नहीं यूज़ करना, केवल वही चीज़ें यूज़ करनी है जो एडिटोरियल में आया है। रिसोर्सेज, कोई ऐसा जिक्र आया कि भाई मून पर जो रिसोर्सेज हैं उनकी माइनिंग के कोई जिक्र आया? नहीं आया, काटो इसको। इट वॉज द फर्स्ट प्राइवेट एंटिटी टू सॉफ्ट लैंड अ रोबोटिक लैंडर ऑन द मून। हाँ, ये आया था, यही आंसर करेक्ट होगा, यही ऑप्शन आया था कि जो फर्स्ट प्राइवेट एंटिटी थी जिसने सॉफ्ट लैंड करा है रोबोटिक लैंडर ऑन द मून। इट लॉन्च द फर्स्ट ह्यूमन मिशन। फर्स्ट ह्यूमन मिशन तो बहुत पहले हो चुका है। इट बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू स्टेब्लिश ए मून बेस, ये भी नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे आया था, स्टार्टिंग में आया था ये, देखो ये आया जस्ट एज द फायर प्लेस स्पेस, तो इसको मार्क कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर आया था ना, ये द फर्स्ट प्राइवेट एंटिटी टू सॉफ्ट लैंड और रोबोटिक लैंड ऑन द मून ऑन मार्च 2। तो ये क्या, पहला सॉफ्ट लैंड करा इन्होंने रोबोटिक लैंडर को। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें? आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न अबाउट जेनेट पेत्रोस स्टेटमेंट। प्राइमरी कंसर्न क्या है, मुख्य चिंता क्या है जो जेनेट पेत्रोस स्टेटमेंट आया उसकी? इट प्रमोट्स पीसफुल इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन स्पेस। नहीं, प्रमोट तो नहीं कर रहा कोऑपरेशन को। इट सजेस्ट एन अग्रेसिव यूएस स्टांस ऑन स्पेस डोमिनेंस। हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इट फोकस ऑन एनवायरमेंटल कंसर्न्स रिलेटेड टू स्पेस ट्रैवल। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, एनवायरमेंटल कंसर्न इसमें कुछ दिखती नहीं है। इट एनकरेजेस मोर फंडिंग फॉर ग्लोबल, ये भी गलत है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे साफ नज़र आता है कि जो यूएस की एग्रेशन है ना, एग्रेसिव इसकी अप्रोच है, वो साफ नज़र आता है स्पेस डोमिनेंस में। बी ऑप्शन करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल के अकॉर्डिंग, व्हाट इज़ द इशू विद द करंट स्पेस लॉज। क्या इशू है, क्या मुद्दा है, क्या गड़बड़ है इस करंट जो स्पेस लॉज चल रहे हैं उसमें? दे आर टू स्ट्रिक्ट टू प्रिवेंट, दे आर टू स्ट्रिक्ट टू एंड प्रिवेंट इनोवेशन। नहीं, ये नहीं है। दे हैव इवोल्व फास्टर दैन स्पेस टेक्नोलॉजी, ऐसा भी कुछ नहीं आया। दे आर स्लो टू डेवलप एंड कैन नॉट कीप अप विद इनोवेशन। हाँ, जो आजकल के जो ये करंट स्पेस लॉज है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं, है ना, और कैन नॉट बी कीप अप विद इनोवेशन, ये हो सकता है। दे अलाउ टू मच इंटरनेशनल इंटरवेंशन इन स्पेस। नहीं, ये तो नहीं है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे चलिए। वाई डज एडिटोरियल कंपेयर मिस पैथ्रोस रिटोरिक टू डोनाल्ड ट्रम्प्स पॉलिसीज। जो मिस पैथ्रो की रिटोरिक जो स्पीच आई है वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से कैसे कंपेयर करता है? वो सेम एक जैसी नज़र आती है ना। बोथ एम्फसाइज ग्लोबल कोऑपरेशन ओवर इंटरनेशनल इनसे। नहीं नहीं नहीं, कोऑपरेशन तो दिख ही नहीं रहा इसमें, इनमें तो एक तरफा कब्जा दिख रहा है कि हम ही दबदबा बनाएंगे। बोथ सपोर्ट इंटरनेशनल रेगुलेशन ऑफ स्पेस एक्टिविटीज़। नहीं, सपोर्ट नहीं करते। बोथ एग्जिबिट आ सेल्फ सर्विंग एंड अग्रेसिव स्टांस ऑन लीडरशिप। दोनों से क्या एग्जिबिट होता है, क्या दर्शाते हैं दोनों चीज़ें? एक सेल्फ सर्विंग और एग्रेसिव स्टैंस ऑन लीडरशिप। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोनों से क्या नज़र आता है? सेल्फ सर्विंग की, खुद की ही बारे में सोच रहे हैं अपने अमेरिका के बारे में, और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव स्टांस इसमें झलकता है। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज द आर्टिकल सजेस्ट अबाउट नासास रोल इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन। भाई, नासा का क्या रोल सजेस्ट करा गया है इस पूरे एडिटोरियल में कि क्या कर सकता है नासा? नासा हैज़ ऑलवेज अपोज्ड वर्किंग विद अदर स्पेस एजेंसीज। नासा हमेशा से ही अपोज करता रहा है वर्किंग विद अदर स्पेस एजेंसीज। नहीं, पहले तो ये कर रहे थे, पहले तो कोऑपरेशन कर रहे थे, अभी आया ना जब से ट्रंप आए हैं तब से चीज़ें बदली हैं। नासास कोऑपरेशन इज एट रिस्क ड्यू टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। हाँ, ये सही है। जो नासा का कोऑपरेशन है ना, वो आजकल खतरे में है ड्यू टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ट्रंप जब से आए हैं तब से चीज़ें बिगड़ी हैं। नासा हैज़ बिकम द सोल डिसीजन मेकर इन ग्लोबल स्पेस अफेयर्स। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, सोल तो नहीं है अभी तक ये। नासा सोल होता है अकेला, तो अभी अकेले डिसीजन मेकर तो नहीं है ये। नासा नो लॉन्गर प्लेस अ क्रूशियल रोल इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। नासा अब कोई रोल प्ले नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, अरे नासा का तो बहुत रोल है यार।
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नासा का जो कॉर्पोरेशन है वो रिस्क में है क्योंकि पॉलिटिकल काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आजकल चीज़ें। चलिए, अपने कॉम्प्रिहेंशन वाले एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं ग्रामर के एमसीक्यूज। आइडेंटिफाई करना है एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द कमेंट वॉज ऑब्जेक्शनेबल इन इट्स एजेंस। ठीक है, एरर चेक करना है। द कमेंट वॉज ऑब्जेक्शनेबल इन इट्स एजेंस बट ऑल्सो कैरीज आ लेसन फॉर रेस्ट ऑफ द स्पेस फेयरिंग वर्ल्ड। इसमें हमको बताना है यूज़ हुआ है वॉज का गलत यूज़ हुआ है, इनकरेक्ट कंजंक्शन यूजेस कर लिया, बट के बारे में बोल रहा है कि बट गलत हो गया या वॉज गलत हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गलत कर दिया, या फिर नो एरर है। अब देखो, बात कर रहे हैं द कमेंट वॉज ऑब्जेक्शनेबल। कमेंट कैसा था? ऑब्जेक्शनेबल था या है, अभी देखेंगे। बट ऑल्सो कैरीज, कैरीज यहाँ पर क्या आ रहा है? इसमें प्रेजेंट का यूज़ हो रहा है ना, कैरीज, तो प्रेजेंट में चल रही बात। वॉज को ही चेंज करो क्योंकि बाद में ये तो ठीक है। कैसा था क्या? वो अभी भी है ना, वो तो कमेंट तो अभी भी है ना, तो इसको इज़ वॉज का गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट, अगला देखो, फिल इन द ब्लैंक है, करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करनी है। द मून एंड सिस्लूनर स्पेस आर सफरिंग डैश द इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म। विद आएगा, फ्रॉम आएगा, अंडर आएगा या ऑफ आएगा? देखो, सफरिंग के बाद ना फ्रॉम आता है, सफरिंग के बाद फ्रॉम आता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोबारा से पढ़ो इसको। द मून एंड सिस्लूनर स्पेस आर सफरिंग फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म। नेक्स्ट, करेक्ट कंजंक्शन फिल करना है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। गिवन द बेंट ऑफ द FAA's स्टेटमेंट डैश रेगुलेटरी रिफॉर्म्स आर इम्प्लीमेंटेड दीज कॉमन्स में फेस थ्रेट्स। जो FAA का स्टेटमेंट है उसके बारे में बता रहे हैं। डैश रेगुलेटरी रिफॉर्म्स आर इम्प्लीमेंटेड दीज कॉमन्स में फेस थ्रेट। ये कॉमन मतलब जो कॉमन लोग हैं, पूरी जो कंट्रीज़ हैं आसपास की जो वहाँ पर इन्वॉल्व हैं, वो क्या फेस करेंगी? थ्रेट्स। मतलब क्या, एक तरीके की कंडीशन नहीं लग रही आपको यहाँ पर? तो इफ़ से तो नहीं करेंगे, वेदर भी नहीं करेंगे, बट तो होगा नहीं। बट तो शुरुआत में कैसे रखोगे आप? तो अनलेस से बनाओ इसको, अनलेस तो बनाओ इसको, पढ़ो दोबारा से। अनलेस रेगुलेटरी रिफॉर्म्स आर इम्प्लीमेंटेड, जब तक ये रेगुलेटरी रिफॉर्म्स नहीं लागू हो जाते हैं, इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, दीज कॉमन्स में फेस थ्रेट्स, और ये जो कॉमन्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो क्या फेस करते रहेंगे? खतरा वहाँ पर थ्रेट फेस करते रहेंगे। तो अनलेस इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत आंसर हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल का क्वेश्चन है फायरफ्लाई एरोस्पेस बिकेम डैश फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लैंड ऑन द मून। देखो, फर्स्ट आ रहा है और फर्स्ट जहाँ भी आएगा उसके साथ ना ए आएगा ना एन आएगा, सीधा दा लगाओ, ख़त्म। क्योंकि सुपरलेटिव के साथ में क्या आएगा? द। तो द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, पैसिव में बदलना है। नासा इज़ शेपिंग इंटरनेशनल स्पेस पॉलिसीज़। नासा क्या कर रहा है? शेप कर रहा है इंटरनेशनल स्पेस पॉलिसीज़ को। बनाओ उसका पैसिव। देखो, नासा इज़ और शेपिंग, ये वर्ब हो गई और ये बाद वाला हो गया क्या? इसका बाद में ऑब्जेक्ट हो गया। तो इंटरनेशनल स्पेस पॉलिसीज़ को बना दो यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें भी है नासा, सी तो काट दो, इंटरनेशनल स्पेस पॉलिसीज़। अब 3 ऑप्शन बचे, एक तो पहले ही कट गया। अब आते हैं वर्ब पर, इज़ शेपिंग। तो इज़ शेपिंग मतलब क्या है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को कैसे बनाते हैं? इज़ एम या फिर आर और प्लस बीइंग से बनाते हैं, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही तो पैटर्न होता है। अब देख लो, जहाँ पर भी आपको इज़ प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, वही आंसर करेक्ट है। पहले ऑप्शन में तो हैव आ गया, काटो। दूसरे में आर, तो इज़ एम आर में से हो सकता है। अच्छा, डी ऑप्शन देखो, वर आ गया, काटो। एक ही बचा, बी ऑप्शन, पढ़ लो इसको। इंटरनेशनल स्पेस पॉलिसीज़ आर बीइंग शेप्ड बाय नासा। इंटरनेशनल स्पेस की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या है? आज आर बीइंग शेप्ड बाय नासा। नासा उसको क्या कर रहा है? शेप कर रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट। आगे देखो, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में बनवाएगा जेनेट पेत्रो सेड, इनडायरेक्ट में बनवाएगा, सॉरी। जेनेट पेत्रो सेड, उन्होंने कहा क्या? वी आर गोइंग टू कैप्चर द डोमेन ऑफ द मून। वी आर गोइंग, तो अब इसको बना दो ना, जेनेट पेट्रो सेड दैट, सेड दे काटो, सेड दैट होगा, सेड दैट। हाँ ठीक है, एक ऑप्शन तो आपका सी कट गया। नेक्स्ट, वी आर गोइंग। अब देखो, वी आर गोइंग से समझ में आ गया कि ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इनडायरेक्ट कैसे बनता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस से, है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट का पास्ट ही तो करना होता है इनडायरेक्ट में। तो पास्ट में क्या? वर्ड से बनेगा।
तो आर आ गया, काट दो, हैड था इसमें, और हैव आ गया, काट दो, एक ही ऑप्शन बचा वर गोइंग, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द जेनेट पेट्रो जेनेट पेट्रो जेनेट पेट्रो सेड दैट दे वर गोइंग टू कैप्चर द डोमेन ऑफ द मून, तो वो क्या करने जा रहे हैं, कैप्चर करने जा रहे हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, यही बचता है ना एलिमिनेशन मेथड से। देखो सारे एलिमिनेट हो गए, सारे ऑप्शन कटते चले गए, जो बचा बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, करेक्ट वर्ब फॉर्म फिल करना है। द स्पेस एजेंसीज डैश टू कल्टिवेट मैकेनिज्म्स टू रेजिस्ट यूनिलेटरल एक्शंस। तो यूएस स्पेस एजेंसीज, पहले तो आप ये देखो यूएस द स्पेस एजेंसीज, तो एजेंसीज क्या प्लूरल है, तो देखो नीड्स तो नहीं आएगा, और इज भी नहीं आएगा, और हैज़ भी नहीं आएगा, क्या बचा, नीड बचा, सी ऑप्शन करेक्ट। आगे कुछ ज़्यादा इतना दिमाग भी नहीं लगाया हमने और आंसर आ गया। 12 का क्या आंसर हो जाएगा, नीड हो जाएगा। द स्पेस एजेंसीज नीड टू कल्टिवेट मैकेनिज्म टू रेजिस्ट यूनिलेटरल एक्शंस। अगला देखो, करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, जो अंडरलाइन वर्ड है इसको बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। द यूएस स्पेस प्रोग्राम रिमेन्स द वेल्थिएस्ट एंड मोस्ट फार साइटेड इन हिस्ट्री, तो वेल्थिएस्ट का आपको बताना है पार्ट ऑफ स्पीच। तो वेल्थिएस्ट ईएसटी लग रहा है ना, सुपरलेटिव है, तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। रिमेन्स द वेल्थिएस्ट मतलब सुपरलेटिव, बी ऑप्शन करेक्ट। एरर बताना है सेंटेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ द एबिलिटी टू डिफाई इट्स गवर्नमेंटल ऑर्डर्स नासास पोजिशन रिस्क टू एंडेंजर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इनकरेक्ट यूज ऑफ इट्स को गलत तरीके से रख दिया, देखा, इन द एब्सेंस ऑफ एबिलिटी टू डिफाई इट्स गवर्नमेंट्स ऑर्डर्स, तो नासा के लिए इट्स आया तो ठीक आया, ये तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इनकरेक्ट प्रीपोजिशन यूजेज, प्रीपोजिशन वगैरह, इन द एब्सेंस ठीक है, टू डिफाई इट्स गवर्नमेंट टू भी ठीक है, रिस्क टू एंडेंजर, तो ये दोनों तो ठीक है, प्रीपोजिशन का तो कोई इसमें एरर नहीं है। तो अब क्या आता है, इनकरेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ रिस्क, हाँ तो यही ऑप्शन बचता है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है, रिस्क टू एंडेंजर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बनना है, नासास पोजिशन रिस्क एंडेंजरिंग कोऑपरेशन डैश इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज, कोऑपरेशन के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन विद आता है ना, विद, बी ऑप्शन करेक्ट कर लो, कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज। चलो भाई वोकेबुलरी के क्वेश्चन करो, तो कॉम्प्रहेंशन के हो गए, फिर ग्रामर के हमने कर लिए 10 क्वेश्चन, अब करते हैं वोकेबुलरी के। देख रहे हो एक ही क्लास में सारा कुछ है भाई, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो आप इस टाइम। व्हाट इज द सिनोनियम पूछा है, फार साइटेड का। फार साइटेड क्या होता है, दूरदृष्टि, दूर तक देख पा रहे हैं, भविष्य के बारे में देख पा रहे हैं, इसका बताना है क्या सिनोनियम। तो मायोपिक नहीं है, रेकलेस तो लापरवाह होता है, इंडिफरेंट मतलब मतभेद होते हैं, वो भी नहीं है। विजनरी हो गया ना, फार साइटेड मतलब क्या, विजनरी है, विजन है, बी ऑप्शन करेक्ट। चूज द एंटोनियम ऑफ यूनिलेटरल, यूनिलेटरल का एंटोनियम, यूनिलेटरल क्या होता है, यूनी मतलब सिंगल, तो अकेला अगर कोई काम कर रहा है तो वो क्या होता है, यूनिलेटरल होता है। उसका उल्टा बताना है, तो वन साइडेड तो इसका सिनोनिम हो गया, काटो। ऑटोनोमस भी अकेला होता है और इंडिपेंडेंट भी अकेला होता है, बचता है क्या, कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव क्या हो जाएगा, कोलैबोरेटिव मतलब क्या होता है, जो कोलैब में काम कर रहे होते हैं, साथ में सहयोग से काम हो रहा होता है, उसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव। कई लोग आपस में ग्रुप बनाकर काम कर रहे होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट। विच वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बैड डिफाइन, वन वर्ड है, अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू डिप्लोमेसी और मिलिट्री फोर्स, एक ऐसी पॉलिसी है जो एक्सटेंड करती है कंट्री की पावर को और इन्फ्लुएंस को थ्रू डिप्लोमेसी, या तो डिप्लोमेसी के थ्रू या फिर मिलिट्री फोर्स के थ्रू। तो आइसोलेटिज्म है नहीं, फेडरलिज्म है ये भी नहीं है, पैट्रियटिज्म तो देशभक्ति होती है, इंपीरियलिज्म है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंपीरियलिज्म। ये वही होता है कि अपने देश के वर्चस्व को बढ़ा रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री के थ्रू बढ़ा रहे हों या फिर डिप्लोमेसी के थ्रू, बी ऑप्शन करेक्ट। ब्लर द लाइन का ईडियम पूछा है, इसका मीनिंग पूछा है, ब्लर द लाइन का क्या मतलब है, टू क्रिएट अ न्यू डिस्टिंक्शन, न्यू डिस्टिंक्शन नहीं, ये नहीं है। टू स्ट्रेंथन अ सेपरेशन को नहीं, रिजोल्व करना है कन्फ्लिक्ट को, ये भी नहीं है। टू मेक अ बाउंड्री अनक्लियर, हाँ एक बाउंड्री को अनक्लियर कर देना मतलब क्या, ब्लर कर देना, ब्लर द लाइन, तो क्या बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अभी अब आते हैं क्लोज टेस्ट पर, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन लगाते हैं। द रैपिड evolution of space technology has outspaced dash laws, creating gaps that could be exploited for unilateral gains. The rapid evolution of space technology के बारे में बात कर रहे हैं, has outspaced
कैसे लॉज को आउट स्पेस कर दिया होगा, कैसे लॉज को, डिप्लोमेटिक को नहीं, ऑब्सोल्यूट नहीं, ऑब्सोल्यूट भी नहीं है, जुडिशियल लॉ वहाँ पर नहीं कर रहे काम, रेगुलेटरी लॉज है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेगुलेटरी लॉज को क्या कर दिया उसने, आउट स्पेस कर दिया। क्रिएटिंग गैप्स, और उससे क्या गैप क्रिएट होगा, दैट कुड बी एक्सप्लॉइटेड फॉर यूनिलेटरल गेन्स। नासा क्या है, वंस एक बार एक समय पर नासा क्या था, डैश ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, नाउ फेसेस क्रिटिसिज्म फॉर इट्स इंक्रीजिंगली अग्रेसिव रिटोरिक। तो मतलब एक समय पर वो कुछ अच्छा दिखाया गया होगा इसको, देखो कुछ ये नासा जो है वो एक समय पर अच्छा रहा होगा, और आज उसको बता रहे हैं कि नाउ फेसेस क्रिटिसिज्म फॉर इट्स इंक्रीजिंगली अग्रेसिव रिटोरिक। तो मतलब कुछ पॉजिटिव वर्ड आएगा यहाँ पर। चलो देखो इसमें से डिट्रैक्टर नहीं, एनिमी नहीं, आउटसाइडर नहीं, ये ऑप्शन इसमें पॉजिटिव है कि वो बेकन रहा है। बेकन क्या होता है, जो जो दिशा दिखाता है, बेकन क्या होता है, जो दिशा दिखाता है, मतलब लीड कर रहा था कोऑपरेशन को, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को, ये आगे बढ़ा रहा था। तो इसमें क्या जाएगा, बेकन। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टेटमेंट बाय जेनेट पेत्रो, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर ने अभी स्टेटमेंट दिया है, रिफ्लेक्ट्स आ ग्रोइंग बिलीफ, उससे क्या रिफ्लेक्ट होता है, ग्रोइंग बिलीफ दैट स्पेस इज ए डोमेन टू बी डैश रादर देन शेयर्ड। तो डोमेन क्या है, जो स्पेस का जो डोमेन है वो कैसा है, इज ए डोमेन टू बी डैश रादर देन शेयर्ड। देखो ज़्यादातर तो क्या है कि शेयर्ड हैं चीज़ें, कि भाई जो स्पेस का डोमेन है, जो स्पेस का एरिया है वो शेयर होना चाहिए, लेकिन जेनेट पैथरो के स्टेटमेंट से क्या दिखता है, तो इसका अपोजिट कुछ ना कुछ नेगेटिव दिखाई देगा। चलो देखते हैं इसमें क्या है, प्रोटेक्टेड दिखता है नहीं, डोमिनेटेड, इग्नोर्ड भी नहीं है, डोमिनेट हो सकता है, निग्लेक्टेड भी नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें कि भाई डोमिनेटेड है, एक ऐसी चीज़ है जिसको डोमिनेट करा जाना चाहिए उनके अकॉर्डिंग, उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो डोमिनेटेड यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस स्टांस, अब ये जो इनका स्टांस है अमेरिका का, दिस स्टांस कुड डैश डिकेट्स ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस। तो ये जो इनका स्टांस है ना, इनका जो एक रुख है, तो वो क्या है, वो क्या कर सकता है, डैश कुछ कर सकता है क्या, डिकेट्स ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस। तो नेशन के बीच का जो कोऑपरेशन है दशकों से आया था, उसको क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, कम कर सकता है, ख़राब कर सकता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा। स्ट्रेंथन तो नहीं करेगा, एडवांस भी नहीं करेगा, प्रमोट भी नहीं करेगा, जियोपार्डाइज कर सकता है, खतरे में डाल सकता है चीज़ों को, जियोपार्डाइज। इफ़ अनचेक्ड, अगर चेक नहीं किया गया, द यूएस स्पेस पॉलिसी में लीड टू, यूएस की जो स्पेस पॉलिसी है क्या लीड कर सकती है, वो क्या, उससे क्या रिजल्ट निकल सकता है, डैश डिस्प्यूट्स ओवर सेलेस्टियल रिसोर्सेज। जो सेलेस्टियल जो स्पेस के रिसोर्सेज हैं उसमें क्या डिस्प्यूट हो जाएगा, तो वो किस चीज़ पर पॉलिसी, यूएस की पॉलिसी किस चीज़ पर लीड करेगी, कुछ ना कुछ निगेटिव आएगा। इनसिग्निफिकेंट, हारमोनियस, एस्केलेटिंग, या फिर रिजोल्व तो है नहीं, हारमोनियस तो सामंजस्य में होता है, इनसिग्निफिकेंट का कोई इंपॉर्टेंस, एस्केलेटिंग मतलब बढ़ा देंगी चीज़ों को, एस्केलेटिंग, डिस्प्यूट्स बढ़ जाएंगी, तो एस्केलेट हो जाएंगी, डिस्प्यूट मतलब बढ़ जाएंगी, तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, एस्केलेटिंग मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए भाई, हमने क्लोज टेस्ट भी कर लिया, अब करते हैं पैरा जंबल। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं, हाँ अब ठीक दिख रहा है। पैरा जंबल करते हैं। हाउएवर रेगुलेटरी, देखो पहला ऑप्शन जहाँ आपको ए मिल जाए ना काट दो, क्योंकि हाउएवर से शुरुआत नहीं करेंगे, कट गया। तीन ऑप्शन बचे, एलिमिनेशन से करा करो पैरा जंबल, सारे क्वेश्चन यार आप एलिमिनेशन से लगाया करो। पैरा जंबल देखो एक ऑप्शन कट गया, अब तीन बचे ना, अगर एक और कट गया तो फिर तो हमारे 50% चांस बन गए क्वेश्चन सही होने के। हाउएवर रेगुलेटरी क्लैरिटी इन स्पेस लो इज स्लो टू इमर्ज, द मून एंड सिस लूनर स्पेस आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द ग्रेट कॉमन्स, द ग्रोइंग ट्रेंड of protectionism threatens international cooperation. Without clear regulations, powerful nations may act unilaterally. विदाउट से भी नहीं होगा ना शुरुआत, भाई कोई तो बात आ रही होगी तभी तो फिर विदाउट का जिक्र आ रहा है कुछ आगे, तभी तो बढ़ रही होंगी। डी भी काटो, डी भी कट गया। अब दो ऑप्शन बचते हैं, बी सी ए डी या फिर सी ए डी बी। शुरुआत देख लो बस कहाँ से होगी, फिर आपका काम हो जाएगा। द मून एंड सिस लूनर स्पेस आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ग्रेट कॉमन्स। एक बात हो गई यहाँ कि भाई मून के बारे में, और जो सिस लूनर का जो स्पेस है वो एक पार्ट ग्रेट कॉमन्स का, मतलब पूरी दुनिया का कॉमन पार्ट कहा जाता है। एक बात यहाँ से शुरुआत हो सकती है।
द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म थ्रेटन्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन। नहीं 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 नहीं, अब ये देखो ना, ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म किस चीज़ का आ रहा है, कहाँ से बात उठ रही है, तो फिर सी नहीं होगा, फिर तो बी से ही शुरुआत हो जाएगी कि टॉपिक मिल गया कि मून और सिसलुनर जो स्पेस है ना उसके बारे में बात करेगा। बी के बाद फिर सी आएगा, द ग्रोइंग ट्रेंड प्रोटेक्शनिज्म थ्रेटन इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, हाउएवर, लेकिन क्या है कि रेगुलेटरी क्लैरिटी इन स्पेस इज स्लो टू एमर्ज, कि भाई ये बहुत ज़्यादा स्लो है। और फिर डी आ जाएगा, विदाउट क्लियर रेगुलेशन, क्योंकि रेगुलेशन के बारे में पहले हमने जिक्र कर दिया कि क्लैरिटी नहीं है। फिर रेगुलेशन कि अगर क्लियर रेगुलेशन नहीं होगा तो पावरफुल नेशन में एक्ट यूनिटरी, तो यहाँ पर क्लैरिटी की बात आई ना, रेगुलेटरी क्लैरिटी तो पहले ही कर दी, फिर उसके बाद दोबारा से हम क्लियर रेगुलेशन की बात करें तो डी बाद में आएगा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीचे आंसर की दी हुई है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करना और खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। अगर इसमें आप 15+ स्कोर कर रहे हो तो ठीक है, आप इतना ज़्यादा ख़राब लेवल नहीं है। अगर 20+ स्कोर कर पा रहे हो तो फिर तो आपका लेवल ठीक है, आप अच्छी तैयारी कर रहे हो। और अगर किसी ने 25 ही सॉल्व कर दिए फिर तो वो मेरे लेवल पर आ गया, टीचर हो गया वो तो। ठीक है जी, चलिए आप करिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं 10 बजे द हिंदू डेली वोकैब क्लास में। ओके, चलिए, थैंक यू, गुड बाय।